हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एबीएम साइंस एकेडमी में। तो जैसा कि हम लोग क्लास 10 में टर्म 1 एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है ना प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ रहे थे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा है ना, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो पूरे चैप्टर का हमें नॉलेज होनी चाहिए है ना, इसलिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट है ना, वो कहाँ से है, पिछले हम लोग पढ़ लिए थे। तो आज है प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ से तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में है ना तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं मतलब क्या है कि इस तरह से समझिए कि यहाँ कोई और माध्यम है और यहाँ पे कोई और माध्यम, जैसे कि यहाँ वायु मान लीजिए और यहाँ क्या मान लीजिए, जल मान लीजिए। ठीक है, तो जब प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करता है, ठीक है, तो इसको सीधा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ अभिलंब से क्या होता है, थोड़ा सा दूर हट जाता है। थोड़ा सा क्या होता है, दूर हट जाता है। तो यही क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है, यही परिघटना। तो प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण है ना, जैसे पहला है प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल का तल वास्तविक स्थिति से विस्थापित हुआ प्रतीत होता है। मतलब थोड़ा सा जो तल है उठा हुआ हम लोग को प्रतीत होता है, किसके कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, पानी में आंशिक, दूसरा है पानी में आंशिक डूबी हुई पेंसिल है ना वायु तथा पानी के अंतर पृष्ठ पर टेढ़ी प्रतीत होती है। तीसरा है कांच के गिलास में डूबे है ना नींबू वास्तविक आकार के बड़े प्रतीत होते हैं। जो भी उसका वास्तविक आकार है उससे हम लोग को क्या होता है, बड़ा प्रतीत होता है। ठीक है, चौथा है कि कागज पर लिखे शब्द ग्लास स्लैब है ना, जो कांच का मोटा स्लैब होता है, से देखने पर ऊपर उठे हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो किस परिघटना के कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है ना, कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। ठीक है, तो ये कांच का स्लैब है पूरा, यहाँ से अपवर्तन कैसे हो रहा है, तो ये कांच है और ये क्या हमारा वायु है। तो यहाँ से जब वायु से प्रकाश जब किसमें एंटर कर रहा है, कांच में एंटर कर रहा है, तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, है कि नहीं। लेकिन क्या है, इस अभिलंब के थोड़ा सा यहाँ अभिलंब की ओर झुक रहा है। तो जब प्रकाश है ना, वायु विरल माध्यम और कांच हमारा सघन माध्यम है, तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो ये अभिलंब की ओर झुकता है। ठीक इसका उल्टा, जब जब प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश जो है अभिलंब से क्या होता है, दूर हटता है, अभिलंब से दूर हटता है। उसी को यहाँ दिखाया गया है। तो प्रकाश अपवर्तन के दो नियम क्या क्या है। पहला है आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये आपतन है, ये परावर्तन है। ठीक है, ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है, और इस पे खींचा गया अभिलंब सभी क्या है, एक ही तल पे है। दूसरा है प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या है ना तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम भी कहते हैं साइन आई बाय साइन आर, मतलब है ना आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या दोनों क्या होता है, इसका एक स्थिरांक कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अपवर्तनांक क्या है, ठीक है, तो अपवर्तनांक को है ना n से दिखाया गया यहाँ पे। ठीक है, चूंकि म्यू से दिखाते हैं ऐसे करके, थोड़ा कुछ ऐसे म्यू से दिखाते हैं, यहाँ पे n से दिखाया गया है। तो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो दो अलग अलग माध्यम होता है, सघन माध्यम और विरल, उसी को किसी को 1 मान लीजिए, किसी को 2 मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है n21 है ना, इसका क्या मतलब है, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। यहाँ पर n21 है, इसका मतलब क्या है, माध्यम 2 का है ना माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, जिसको इस तरह से v1 बाई v2 वेलोसिटी है ना, प्रकाश की चाल माध्यम 1 में आ रही है, प्रकाश की चाल माध्यम 2 में। यहाँ 2 और 1 लिखा हुआ है तो आपको 1 ऊपर लिखनी है, 2 नीचे लिखनी है। यहाँ पर जब n12 लिया हुआ है, यानी कि इसका क्या मतलब है, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक है ना।
तो यहाँ पर n1 2 है, तो यानी कि जो 1 है वो नीचे रहेगा और 2 जो है वो ऊपर, है ना। अब क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, ठीक है। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, तो यदि माध्यम एक निर्वात या वायु है तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है ना। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, तो दो माध्यम में से में यदि एक निर्वात हो या वायु हो तो वो कैसा, और दूसरा कोई भी हो तो वो क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा उसका। जैसे यहाँ पे है n = c/v, तो c क्या है, हम लोग प्रकाश की चाल निर्वात में उसी को c लेते हैं, दिखाया भी गया है ना। 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, यही हमारा प्रकाश का चाल होता है निर्वात में। हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, ये लाइन याद रखिएगा। हीरा का जो अपवर्तनांक है वो सबसे अधिक है ना। हीरा का अपवर्तनांक 242 है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रकाश की चाल 242 गुना कम है हीरे में निर्वात की अपेक्षा, ठीक है। कितना गुना कम है हीरा में, तो 1/242 गुना। अब यह क्या है, आगे में टॉपिक है कि प्रकाशिक सघन माध्यम क्या है। प्रकाशिक सघन माध्यम क्या है, तो दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा, है ना, प्रकाशिक सघन होता है। दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघन होता है। फिर प्रकाशिक विरल माध्यम क्या है, तो दो माध्यमों की तुलना करते समय कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल माध्यम कहलाता है, ठीक है। आगे का जो पॉइंट है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुकती है और प्लस में उसका चाल भी कम हो जाता है, किसका, लाइट का, है ना, प्रकाश का। ये मैंने ऊपर ही बताया कि अभिलंब की ओर झुकता है, तो यहाँ पर एक नया चीज है कि मतलब नया क्या है, मतलब वही मीनिंग है। प्रकाश का चाल क्या हो जाता है, थोड़ा धीमा हो जाता है। फिर आगे में जब प्रकाश, है ना, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा ये अभिलंब से दूर हट जाता है। देखिए ये अभिलंब है, ये जो यहाँ पर है इसको ऐसे आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन क्या है, ये हल्का सा दूर भाग गया, है ना, कहाँ से, अभिलंब से, ठीक है। अब है कि गोलीय लेंस क्या है, ठीक है। गोलीय लेंस क्या है, दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय है लेंस कहलाता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस, ठीक है। जो बीच में मोटा होता है उसको उत्तल लेंस बोलते हैं, ठीक है, और जो बीच में पतला होता है उसको, बीच में पतला और किनारे में मोटा उसको अवतल लेंस बोलते हैं। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में डिफरेंस क्या है, देखो, यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है कि नहीं, और जो अवतल लेंस है यह बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा होता है। उत्तल लेंस को इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है, अभिसारी लेंस, ये याद रखिएगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो अभिसारी लेंस बोलेगा यानी कि उत्तल लेंस और अपसारी लेंस बोलेगा यानी अवतल लेंस, ठीक है। अब टॉपिक क्या है, उत्तल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम, है ना। उसके नियम है कि ये उत्तल लेंस में किरण आरेख हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है, वो नियम है, पहले जान लेंगे, फिर उसका विभिन्न जगह पर रखेंगे वस्तु को यानी बिंब को, और उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा वो चीज का। तो पहला नियम है कि बिंब के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात लेंस की दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरेगी। तो ये लेंस का पहला इधर मुख्य फोकस F1 और यहाँ F2। तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है ऐसे करके तो ये अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, मुख्य फोकस F2 से होकर के गुजरेगी, ये पहला है नियम। दूसरा नियम है मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर या निर्गत
होगी, समांतर जाएगी। तो जस्ट इसका उल्टा, ठीक है। यहाँ क्या है कि ये मुख्य फोकस से ही आ रहा है और मुख्य फोकस आने पर जब ये लेंस पे पड़ेगा तो अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए निकलेगा, ठीक है। तीसरा है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली है ना प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। तो ये हमारा लेंस है और इसमें बीच में जो देख रहे हैं ओ, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है। अगर यहाँ से कोई लाइट पास होती है, ठीक है, तो इसमें कोई भी विचलन नहीं होगा, इसमें कोई भी विचलन नहीं होगा, ना तो ये अभिलंब की ओर झुकेगा ना तो दूर भागेगा, वो सीधे उसी डायरेक्शन में वो निकल जाएगा, ठीक है। तो उसी से लेकर के अब यहाँ पर है ना कि बिंब को कहाँ कहाँ पर रखेंगे, तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, कैसा कैसा प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा, उस पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिगर से ही समझते हैं, है ना। यहाँ पे कुछ वैसा ढंग से लिखा हुआ तो नहीं है, चलिए मैं आपको बताता चलता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट है जब हम लोग है ना बिंब को कहाँ रखेंगे, अनंत अनंत पे, ठीक है। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, ठीक है, बिंदु आकार का। और प्रकृति क्या होगा, तो वास्तविक तथा उल्टा। फिर यहाँ पर भी आप हम लोग देख रहे हैं जब हम लोग सी है ना 2F2 यानी कि वक्रता केंद्र के पीछे रखेंगे, यह वक्रता केंद्र सी होता है ना, यहाँ ऐसे के लिए, तो यहाँ 2F2, तो 2F2 के जब पीछे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में, यानी 2F1 से पीछे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा, दोनों फोकस के बीच में बनेगा, ठीक है। और ये जो है बिंब से जो प्रतिबिंब है वो छोटा साइज का बनेगा, यहाँ पे उसी साइज का बना हुआ दिख रहा है लेकिन छोटा। और प्रकृति क्या होगा, तो वास्तविक तथा उल्टा। जब 2F1 पे रखेंगे, जब 2F1 पे रखेंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो जो है 2F2 पर ही प्राप्त होगा, है ना, समान साइज का। और प्रकृति जो है वास्तविक तथा उल्टा। जब 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे तो 2F2 से परे हम लोग को मिलेगा, बिंब से बड़ा, ठीक है, जो प्रतिबिंब मिलेगा वो बिंब से बड़ा और वास्तविक तथा उल्टा। फिर जब हम लोग फोकस पे रखेंगे, F1 पे रखेंगे, तो हम लोग को जो यहाँ पे प्रतिबिंब मिलेगा वो अनंत पे मिलेगा और क्या बोलते हैं, ये बिंब से बड़ा आकार का, अत्यधिक बड़े आकार का, ठीक है। जब हम लोग फिर लास्ट 6 में, ठीक है, 6 में जब हम लोग बिंब को F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में रखेंगे, ठीक है, तो जो हमारा इमेज मिलेगा वो पीछे में मिलेगा, ठीक है। आप देख रहे हैं कि यहाँ भी फैलता हुआ चला जाएगा और यहाँ भी फैलता हुआ चला जाएगा, तो कहीं मिलेगा ही नहीं। तो इस तरह से जब हम लोग पीछे में ड्रॉ करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो इमेज पीछे में बन रहा है और साइज क्या है, तो बिंब से बड़ा, और प्रकृति क्या है, तो आभासी तथा सीधा, है कि नहीं। तो ये तो था, लेकिन अब हम लोग उधर यहाँ पे हम लोग उत्तल लेंस के लिए पढ़े, अब यहाँ पे अवतल लेंस के लिए पढ़ेंगे। तो अवतल लेंस में जब हम लोग है ना बिंब को कहाँ रखते हैं, अनंत पे रखते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त होती है, F1 पे प्राप्त होती है, अत्यधिक छोटा और आभासी तथा सीधा। फिर जब अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच में रखते हैं तो कहाँ मिलता है, तो F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में मिलता है, छोटा आकार का, और इसमें भी आभासी तथा सीधा। तो जो अवतल लेंस है हमारा हमेशा जो इमेज बनाता है कैसा बनाता है, आभासी तथा सीधा बनाता है ना। देखिए क्या है कि जब हम लोग अनंत पे रखे थे तो कहाँ पे मिला, ये टकराने के पश्चात जो है, यहाँ पे टकराने के पश्चात है ना, ये ऐसे करके इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो रियली में कहीं मिलेगा ही नहीं। तो जब हम लोग पीछे ड्रॉ करते हैं तो कहाँ पे मिलता है, F1 पे, है ना। फिर दूसरा केस था जब हम लोग अनंत और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में कहीं पर भी रखेंगे तो हमको कहाँ मिलेगा, तो F1 और O के बीच में मिलेगा, ठीक है। ये वास्तविक है ना, मतलब आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब मिलेगा और बिंब से छोटा, ये हो गया। अब गोलीय लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी, ठीक है। अब आगे का जो टॉपिक है गोलीय लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी,
तो यहाँ जो लेंस सूत्र आप यहाँ देख रहे हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यह आप हमेशा याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही जाएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो 1/v यानी कि v क्या है हमारा प्रतिबिंब की दूरी और u क्या है हमारा बिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी में है ना बिंब की दूरी को घटाना है तो किसके बराबर है ना, फोकस के बराबर, लेकिन सारा 1/में, ठीक है, आप याद रखिए 1/में। उसके बाद यहाँ पर भी आवर्धन है, जिस तरह हम लोग दर्पण में देखे थे आवर्धन पढ़े थे, उसी तरह लेंस में भी है। तो आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, ठीक है। और हम लोग ये भी पढ़े थे m इज इक्वल टू v/u। वहां पर यहाँ पर है v/u किसके लिए, लेंस के लिए, लेकिन जब हम लोग दर्पण के लिए पढ़े थे वो क्या था, m इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस v/u था, ठीक है, माइनस v/u था। यहाँ पर माइनस ये हट गया है। तो m इज इक्वल टू h डैश बाय h है ना, यानी कि प्रतिबिंब की हाइट बटे बिंब की हाइट इज इक्वल टू v/u। ये आप याद रखिएगा, यहाँ से भी आपका न्यूमेरिकल्स जो रहता है यहाँ से सॉल्व होता है। अब जो मेन है ना लेंस की क्षमता, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हाँ, लेंस की क्षमता। तो किसी लेंस द्वारा, ठीक है, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को, यानी कि फैलाने या सिकुड़ाने की मात्रा को किसी लेंस के द्वारा उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। लेंस की क्षमता जो है उसको पी से दिखा रहे क्या होता है 1/f, यानी कि फोकस दूरी 1/फोकस दूरी के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर एक इम्पोर्टेंट है कि लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, और डायोप्टर का जो ये है वो 1 डायोप्टर इज इक्वल टू है ना 1 पर मीटर, एक, और ये मीटर में नहीं है पर मीटर में है, ठीक है। तो ये जो हमारा फोकस दूरी जो f है ये हमको हमेशा किस में लेना है, मीटर में लेना है, तब हम लोग को क्या निकलेगा, लेंस की क्षमता निकलेगा, ठीक है। तो पॉइंट्स क्या आगे, डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी क्या हो 1 मीटर हो, क्या हो, फोकस दूरी 1 मीटर हो। अब देखो फिर क्या है कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, ठीक है। कोई ऐसा लेंस है जिसका जो पावर है वो पॉजिटिव में है, तो हम क्या समझेंगे वो कैसे किस प्रकार का लेंस है, तो वो उत्तल लेंस है, ठीक है। और फिर क्या है कि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। यदि किसी लेंस की जो क्षमता है, जो पावर है वो नेगेटिव है, तो इसका क्या मतलब होगा कि वो जो लेंस है वो कैसा लेंस है, अवतल लेंस है। क्लियर है। अब देखिए क्या है, अनेक प्रकाशिक है ना यंत्रों के कई लेंस है ना लगे होते हैं, उन्हें प्रतिबिंब को अत्यधिक आवर्धित तथा सुस्पष्ट बनाने के लिए संयोजित किया जाता है ना। संपर्क में रखे लेंसों की कुल क्षमता उन लेंसों की पृथक पृथक क्षमताओं की बीजीय योग होती है। मतलब बहुत सारा लेंस लगा करके, ठीक है, जैसे दूरबीन में, ठीक है, क्या होता है एक से ज़्यादा लेंस लगा हुआ रहता है। यदि उसका पावर निकालेंगे तो हर लेंस का जो भी पावर है उसको एक साथ जोड़ देंगे तो पूरे उस दूरबीन का पूरा लेंस का क्षमता निकल आएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो हमारा चैप्टर अब ये दूसरा पार्ट में ख़त्म होता है। तो यहाँ इसमें कुछ क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है ना कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, कितनी होती है, अनंत, है ना, अनंत पर होती है फोकस दूरी, 0, ऋणात्मक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जो मेरा समतल दर्पण है, ठीक है, जो मेरा समतल दर्पण है ये बहुत बड़ा गोला समझ लीजिए, बहुत बड़े गोले का एक छोटा सा हिस्सा होता है, एक छोटा सा हिस्सा होता है, उसी को हम लोग समतल दर्पण के रूप में लेते हैं। तो बहुत बड़ा अगर रहेगा गोला तो उसका भी तो कोई एक केंद्र ही होगा, इसका एक केंद्र होगा, क्योंकि बहुत बड़ा रहता है इसलिए हम लोग ये जो फोकस दूरी है वो अनंत पर लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत पर, ठीक है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है कहाँ पे, अनंत पर होती है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा।
सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो हम लोग शुरू में ही पढ़े थे कि जो बनता है वो आभासी तथा सीधा बनता है, तो इसका ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक तथा उल्टा, आभासी तथा उल्टा, आभासी तथा सीधा, तो ये हमारा राइट आंसर है, आभासी तथा सीधा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण वास्तविक, उल्टा तथा समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है यदि बिंब की स्थिति है। तो इसका कहाँ पे हम लोग पढ़े थे, जब सी पे बनता है। तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है फोकस पर, अनंत पर, ठीक है, सी पर या सी से परे। तो जब हम लोग पीछे में देखे थे, आप लोग पीछे में देखिएगा कि जब सी पर रहता था तब इस तरह का प्रतिबिंब बनता था, है ना, वास्तविक तथा उल्टा और समान आकार का, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक लेंस की क्षमता -40 है, इसकी फोकस दूरी होगी। यहाँ देखिए सेंटीमीटर नहीं लिखा हुआ है ना, सेंटीमीटर नहीं लिखा हुआ है, तो आप -40 सेंटीमीटर लीजिए, तो फोकस दूरी निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, फोकस दूरी। तो यहाँ पर लेंस की क्षमता एक्चुअली यहाँ पे ना जो क्वेश्चन है, एक्चुअली जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे ठीक है, लेंस की क्षमता -40 है, तो उसकी फोकस दूरी क्या है। तो हम लोग जानते हैं, है ना, क्या जानते हैं कि लेंस की क्षमता जो P होता है वो क्या होता है, 1/f होता है, 1/f होता है फोकस दूरी। ठीक है, तो हम लोग को फोकस दूरी पूछा है, तो 40 है यहाँ पे। ठीक है, तो जब हम लोग f निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1/40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/40 हो जाएगा। ठीक है, और ये f, तो हम लोग जानते हैं ये जो f होता है वो मीटर में ही होता है। किस में होता है, मीटर में। तो 1 को जब 40 से भागा देंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि एक जब जीरो, यहाँ पर 1 को 40 से भागा देना है, तो ये काटेंगे, यहाँ पे एक, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट। अब 0.1 को जब 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, ये 0.25 आएगा, 25 मीटर आएगा। ठीक है, और चूंकि शुरू में ही बोला था कि -40 है, ठीक है, तो आगे में माइनस, तो इसका सही आंसर ग हो जाएगा। ठीक है, -0.25 मीटर। ठीक। 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, तो बिंब की स्थिति कहाँ होगी। यहाँ देखिए अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण हमेशा, ठीक है, वास्तविक तथा उल्टा बनाता है। एक्सेप्शनली सिर्फ एक केस में, जब जो बिंब है P तथा F के बीच में रहता है, तब, है ना, आभासी तथा सीधा बनाता है, और बिंब से और आवर्धित बिंब यानी कि बिंब से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो ऑप्शन में क्या है, अनंत पर, है ना, F तथा C के बीच, P तथा F के बीच, और F पर। तो सही आंसर हो जाएगा ग, P तथा F के बीच। 6 नंबर क्वेश्चन है, अधिक अपवर्तनांक वाली वस्तुएं कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन में है प्रकाशिक विरल, प्रकाशिक सघन, है ना, प्रकाशिक सघनता, अपवर्तनांक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाशिक सघन। जब दो माध्यमों में, है ना, एक माध्यम, है ना, क्या हो, एक माध्यम का, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, वो जो माध्यम वो क्या कहलाता है, प्रकाशिक सघन कहलाता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकाशिक घटना के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ऑप्शन में वायुमंडलीय अपवर्तन, है ना, पूर्ण परावर्तन, है ना, वायुमंडलीय परावर्तन और पूर्ण अपवर्तन। तो सही आंसर है इसका वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस वास्तविक तथा बिंदु साइज का प्रतिबिंब फोकस पर बनाता है, तो बिंब की स्थिति होगी, तो बिंब की स्थिति होगी, है ना। ऑप्शन में है फोकस पर, है ना, F तथा 2F के बीच, अनंत पर और 2F पर। तो ऑप्शन इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो ग हो जाएगा, अनंत पर। जब बिंब कहाँ हो, अनंत पर हो, तो उत्तल लेंस उसका जो इमेज है वो फोकस पे बनाता है बिंदु आकार के। हम लोग पीछे देखे हुए हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो लेंस की क्षमता का क्या मात्रक है। ऑप्शन में दिया हुआ है मीटर, सेंटीमीटर, डायोप्टर, है ना, पर मीटर। तो आंसर सही हो जाएगा ग, डायोप्टर। ठीक है, तो 1 डायोप्टर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 डायोप्टर होता है 1 1, और ये पर मीटर, है ना। 10 नंबर जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 200, है ना, यहाँ पे
पता नहीं चल रहा है क्या लिखा हुआ है, फोकस दूरी होगी तो क्या होगी, तो ये हमारा ये त्रिज्या सही से पता नहीं चल रहा है, इसलिए इसका आंसर तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन वक्रता त्रिज्या कुछ भी दे दे, वक्रता त्रिज्या भी जो देगा, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या मान के चलिए 200 सेंटीमीटर होता, तो फोकस दूरी क्या होगी, तो जस्ट उसका हाफ होता है ना, 100 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या होता है, एफ फोकस दूरी, एफ इज इक्वल टू r/2 होता है। ये कहाँ से फॉर्मूला आया, तो जो r इज इक्वल टू ठीक है, जो 2f होता है वहीं से ये फॉर्मूला आया है, ठीक है। तो आई होप ये चैप्टर पूरा आपको समझ में आया होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब है ना, कहीं से भी एक भी नहीं छूटेगा, मुझे जैसा उम्मीद है आप लोगों से, ठीक है। थैंक यू। ये चैप्टर यहीं एंड होता है।